Assalamu alaikum. I hope you are fine and doing absolutely amazing and stay healthy. Welcome back to our channel Russian House। और आज के दिन हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि रशिया में पढ़ने के क्या फायदे हैं। और उसके लिए आप लोगों के सामने सेल स्टोरीज जो कि रशिया से पढ़कर आ चुके हैं, करंटली पाकिस्तान के अंदर हैं मौजूद, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी रशिया के अंदर पढ़ रहे हैं। हम उनसे तमाम वो बातें पूछेंगे जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के दिमाग में आता है जब वो रशिया के अंदर अप्लाई करने जा रहा होता है अपनी स्टडीज के लिए। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें पर अमल कर कर आपको एक्सेप्टेंस लेने में, आपको स्कॉलरशिप हासिल करने में, और उसके साथ साथ जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो उसके प्रोसेस में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, रशियन हाउस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी शेयर कीजिए ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस बनाएं आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए। आज के दिन मैं एक इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहा हूँ मास्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ जो कि ऑलरेडी टॉम स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लोरालई बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है और इनसे इनकी पूछेंगे कि इन्होंने जो है अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी और इस जर्नी के अंदर उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। क्या रशियन वीज़ा हासिल करना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, और क्या बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन करी, वहां पहुंच के उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो सारे का सारा आज हम करते हैं। तो पहले तो मिस्टर इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए। आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस के अंदर मुझे जो है एक्सेप्टेंस अपनी बताई। अवेलेबिलिटी के हमें काफ़ी ज़्यादा हो रहा था इशू क्योंकि टाइम डिफरेंस का मसला है, 3 घंटे आई थिंक का वो है वहाँ पर। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताइए सर। शुक्रिया शाहजेब भाई। मेरा नाम इमरान खान है और मैं डिस्ट्रिक्ट लोरलाई बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं टॉम स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया में बायोडाइवर्सिटी मास्टर स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आपको ये से टॉम स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला? मतलब इतनी सारी यूनिवर्सिटी अगर आप देखने जाएं तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, फेडरल यूनिवर्सिटी भी, लोमोनोसोनोव भी है, फिर सेंट पीटर्सबर्ग में पीटर द ग्रेट, और एचईसी भी है, हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं। तो टॉम स्टेट को क्यों आपने सिलेक्ट किया सर? ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि इस यूनिवर्सिटी की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है। ठीक और है। इसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी की जो रशियन रैंकिंग है ये फोर्थ पे है रशिया में। और इसके साथ यहाँ पे जो मेरा प्रोग्राम है मास्टर बायोडाइवर्सिटी वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। के साथ साथ यहाँ पे स्टाइपेंड अच्छी दी जाती है बाकी यूनिवर्सिटियों की बनस्बत। तो ठीक इस है। वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया। आपने भी थोड़ी सी देर पहले कहा कि स्टाइपेंड दी जाती है, तो सर क्या आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप, आपको ये किसने अवार्ड करी वैसे? सर मुझे ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी जाती है। ये रशियन हायर एजुकेशन की तरफ से दी जाती है। और मैं ओपन डोर स्कॉलरशिप विनर हूँ तो इस वजह से मुझे स्कॉलरशिप दी जाती है। ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ, जैसे कि शेवनिंग स्कॉलरशिप जो है वो यूके में मिलती है, और मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जैसे कि जापान में मैक्स्ड स्कॉलरशिप है। इसी तरीके से रशिया की दो लीडिंग स्कॉलरशिप्स चल रही होती हैं। नंबर वन ओपन डोर स्कॉलरशिप जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, और दूसरी एक स्कॉलरशिप है जो कि एजुकेशन इन रशिया की होती है, जो कि पार्शली फंडेड होती है। मतलब उसमें उन दोनों में आपकी ट्यूशन फीस तो कवर की जाएगी। एजुकेशन इन रशिया के अंदर होता यह है कि सिंपल आपकी ट्यूशन फीस और आपको इतने अमाउंट दी जाती है स्टाइपेंड की सूरत में, जिसमें आपकी सिंपल आपकी अकोमोडेशन और थोड़ा सा लिविंग एक्सपेंस हो सकता है। तो ये है इसमें फर्क। ओपन जी। डोर स्कॉलरशिप का ये जो आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा मुझे शॉर्ट बता सकते हैं कि ओपन डोर स्कॉलरशिप में होता क्या क्या है वैसे प्रोसेस? ये ओपन ओपन डोर स्कॉलरशिप रशियन कॉन्सुलेट की तरफ से स्कॉलरशिप होती है। तो ये एक इंटरनेशनल रशियन स्कॉलरशिप है। और इनकी जो ओपन डोर स्कॉलरशिप जो होती है ये सितंबर में इनके एप्लीकेशंस ओपन होते हैं। तो हम्म। इंटायर दुनिया से यहाँ पे लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सही है। और इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखें, आपने मुझे एक चीज बताई कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ रहे हैं करंटली, तो आपने इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया था तो क्या उन्होंने आपसे कोई आइल्स मांगा था? नहीं, उन्होंने मुझसे कोई आइल्स नहीं मांगा था। उनकी क्राइटेरिया ये थी कि इंग्लिश प्रोफेशंसी सर्टिफिकेट। तो मेरे अच्छा। पास इंग्लिश प्रोफेशंसी सर्टिफिकेट थी और मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनता कहाँ से है? इंग्लिश प्रोफेशंसी सर्टिफिकेट जिस इंस्टीट्यूट के अंदर अपने जो आपकी लास्ट डिग्री भी होती है वहाँ से आपने लेना है। क्योंकि मेरी
फाइनल डिग्री मैंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की, तो मैंने वहाँ से बनवाया। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी इशू करती है अपने यूनिवर्सिटी के अपने लेटर हेड के ऊपर, और उसमें ये सिंपल लिखा होता है कि जितनी भी एजुकेशन इन्होंने पढ़ी है, यानी कि 4 इयर्स का जी। बैचलर्स प्रोग्राम किया है या फिर 2 साल का उन्होंने मास्टर्स किया है, तो XYZ ईयर्स ऑफ एजुकेशन इनको कंप्लीटली इंग्लिश एज अ मीडियम और इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज के ऊपर पढ़ाया जाता है, और साइन जो यस। होता है वो रजिस्ट्रार की तरफ से होता है। आइल्स के बारे में तो मुझे आपने कंफर्म कर दिया। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन पाया जाता है अमोंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अंदर कि जब हम कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो ऑफ कोर्स तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी थोड़ी ज्यादा हाई होती है। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हम मिसाल के तौर पर टॉम स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो और हमें ओपन डोर स्कॉलरशिप नहीं मिली हो, अंदाजन कितना उसका एक्सपेंस आ जाता है स्टूडेंट का? स्टूडेंट का यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है मंथली के, वो 10,000 रुपये तक आ जाते हैं। 10,000 रुपये इनफ होते हैं। अच्छा, तो 10,000 रूबल के अंदर क्या क्या मतलब हम लोग इट कवर्ड होता है वैसे? 10,000 रुपये के अंदर आप अपना जो खाना खाना पीना है वो सारा का सारा यहाँ इस 10,000 रुपये के अंदर आप कर सकते हैं। और मंथली और में महीने आपको एक 12,000 रुपये एकोमोडेशन के लिए पे करना होता है, तो ये बहुत ही सस्ता है स्टूडेंट के अब लिए। 1,200 रूबल? जी जी जी। अच्छा दोस्तों, रूबल की प्राइस मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर जरा एक चीज लिख रहा हूँ, ठीक है? और मैं रूबल्स टू PKR लिख रहा हूँ। अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि 1,200 रूबल, तो आप जरा यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कि तो अगर हम आज की बात करें तो 1,200 रूबल्स तो कुछ भी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बताएं, ये जो अकोमोडेशन होती है ये कोई शेयरिंग पर होती है या फिर ये आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है या फिर ये एक अलग कमरा होता है, ये बताइएगा जरा। नहीं, ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स होते हैं, तो एक रूम के अंदर 2 या 3 स्टूडेंट होते हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट थोड़ा सा कल्चर डाइवर्सिटी की वजह से जो है आपको पता चल जाता है कि आप जो है मल्टी कल्चरल जगह पर रह रहे हैं, और ये अच्छी बात है। ऐसी जो है ना सब्सिडाइज चीज़ें जो है वो देनी पड़ती है। और जहाँ तक खाने की बात है, क्या यूनिवर्सिटी आपको कैंपस में जो है वो मेस वगैरह देती है क्या? यहाँ पे जो हॉस्टल में जो हम रहते हैं, तो उन्होंने तमाम फैसिलिटी स्टूडेंट को दी हुई हैं। जो भी चीज़ें लॉन्ड्री से लेकर किचन की जो चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होती है। आप खुद अपना खाना तैयार कर सकते हैं। दैट रियली नाइस। ये सबसे अच्छी बात ये है कि क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं, और एक अच्छी स्टेट का काम यही होता है कि अपने सिटीजन्स को या फिर कोई दूसरा सिटीजन है उसको ये बुनियादी चीजें जरूर दी जाएं। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी रशिया के बारे में। स्टेट जो है हर चीज का ख्याल करती है। अच्छा, रशिया के अंदर बर्फबारी भी ज्यादा होती है और इसके जी अंदर जी। सेंट्रलाइज हीटिंग और जो होते हैं हीटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड हैं क्या? जी जी बिल्कुल, वो सारी यूनिवर्सिटी पे करती है। और फ्री नेट होता है इनके साथ 24 हजार। दैट रियली नाइस, अच्छी बात है बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा क्राइटेरिया बताइए कि जब बच्चा यहाँ पर आ जाता है पढ़ने के लिए, तो सबसे बड़ा उसको डिफिकल्टी किस चीज की होती है? जब फॉरेन स्टूडेंट रशिया में आ जाते हैं, तो उनको दो चीज़ों चीज़ों की डिफिकल्टी होती है। एक तो उनके लिए ये कोल्ड क्लाइमेट, रशिया का क्लाइमेट बड़ा कोल्ड है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे रशियन लैंग्वेज के बैरियर है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे एजिटेट भी करते हैं, और ये इनको चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए कि रशियन लैंग्वेज सीखे, तो वो वहाँ यहाँ पे बेहतर तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए रशियन कल्चर सेंटर जो कि कराची में मौजूद है, इन नियर तारिक रोड, वहां पर जो है रशियन क्लासेस दी जाती हैं, और बहुत ही मुनासिब अमाउंट के अंदर 6,000 रुपीज ये लोग चार्ज करते हैं। और उसके अंदर यही है कि आपको तमाम मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं, फ्रॉम लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग के अंदर भी आपको क्लासेस दी जाती हैं। कंप्लीटली सारी चीज़ें जो दी जाती हैं वो नेटिव स्पीकर्स देते हैं, मतलब रशियन स्पीकिंग जो आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको वहां पर पढ़ाएंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स मौजूद हैं, आप जाइए, आप वहां पर मेंशन कीजिए, आपने फॉर्म फिल कीजिए, और जो भी होगा वी विल गेट बैक टू यू सून। आपने क्या रशियन लैंग्वेज पढ़ी थी? मैं रशियन लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अपनी स्टडीज़ के साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने मुझे ये ऑप्शन भी दिया हुआ कि मैं रशियन लैंग्वेज सीख लूँ। तो ये ऑफर जो कि ये ऑप्शन तमाम स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। ठीक है। तो ये कोई चार्ज करते हैं जब आप नो, यहाँ पर कर पढ़ रहे होते इट हैं? इज़ नो, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। तो जो भी अपनी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है तो आप जरूर रशिया के अंदर प्रिपरेटरी कोर्स भी कर ले सकते हैं। अब
आपकी जो बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, मतलब ये क्या ओपन डोर स्कॉलरशिप वालों को सिर्फ मिलती है, या फिर ये है कि तमाम बच्चों को मिल जाती है? ये तमाम बच्चों को मिलती है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं सारों के लिए ये रशियन कोर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है, और यहाँ पे स्टूडेंट को इनरोल किया जाता है। वैसे एक फैक्ट की बात यह है कि रशिया के अलावा बहुत सारे ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज है, जिसमें मोल्डोवा आता है, आपके पास यूक्रेन आता है, और उसके साथ साथ बेलारूस आता है, पोलैंड हो गया, ईस्ट जर्मनी जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, आजरबाईजान, तुर्कमानिस्तान, यहाँ पर रशियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो रशियन लैंग्वेज सिर्फ रशिया में नहीं बोली जाती। अगर आप मिसाल के तौर पर रशियन लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये जो आपका स्किल है वो लाइफ टाइम आपका बिल्डर हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है, आप ये इन जब कंट्रीज के अंदर आइदर इन द फॉर द सेक ऑफ टूरिज्म, या फिर स्टडीज के लिए, या फिर आप बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन के अंदर बहुत इजीली यहाँ पर कोई मसला नहीं आएगा। तो सर मुझे एक बात बताइए, आप ओपन डोर स्कॉलरशिप में कर रहे हैं, जो कि रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आई बिलीव फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। तो सर मुझे एक बात बताइए, इसका एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है, ये कब स्टार्ट होती है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया जब आप फुलफिल करते हो तो उसके बाद एग्जाम क्या होता है इसका, डॉक्यूमेंट्स कोई रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर इसके बाद जो है आप रशिया कब तक पहुंच जाते हैं? ओपन डोर स्कॉलरशिप जो कि होती है वो सितंबर 15 सितंबर को इनकी एप्लीकेशंस ओपन होती है। ठीक है। और सबसे पहले ये आपकी पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो से मुराद ये है कि एकेडमिक एजुकेशन, उनके हम्म। डॉक्यूमेंट्स, और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स, और ये तीन या दो रेफरेंस लेटर्स जो आपने प्रोफेसर से बनाए हुए वहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस है तो वो भी आप पोर्टफोलियो के अंदर डाल सकते हैं। पोर्टफोलियो का रिजल्ट आने के बाद सेकंड राउंड शुरू हो जाता है। सेकंड राउंड में आपको आपका एक एग्ज़ाम लिया जाता है, और वो एग्ज़ाम वो ऑनलाइन लेते हैं। रशियन हायर एजुकेशन या ओपन डोर स्कॉलरशिप इसको ऑनलाइन लेती है। और इस ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए वो आपको एक सॉफ्टवेयर भेजते हैं जिसको कहते हैं एग्जामस। उसके थ्रू ये एग्ज़ाम होता है, और ये इस तरह होता है कि ये ऑनलाइन होती है, और ये आपको आपके स्क्रीन्स को, आपके आंखों की मूवमेंट को ये मॉनिटर कर रही होती है। और आपने ये हम्म। एग्ज़ाम पास करना है। जब ये एग्ज़ाम पास हो जाए, जनवरी को मास्टर स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाता है, विनर और प्राइज विनर का। जबकि मार्च के महीने में ये पीएचडी स्कॉलर्स की रिजल्ट आ जाती है, ओपन डोर स्कॉलरशिप की। सारा जब प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है जब आपको स्कॉलरशिप अवार्ड कर दी जाती है? स्कॉलरशिप अवार्ड कर दी जाती है तो फिर रशियन हायर एजुकेशन की एक साइट है, उस पे आपका एप्लीकेशन का स्टेटस चेंज होता रहता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड और फिफ्थ स्टेप तक जब वो पहुंच जाते हैं, तो साइड पे इसके अंदर आपका वीज़ा नंबर आ जाता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल किया गया है, और ये आपका वीज़ा नंबर है। और अभी आप रशियन कॉन्सुलेट में जाएं और वहाँ पे अप्लाई करें। ये सादा सा प्रोसेस होता है फिर। तो ये सारा प्रोसेस जब हम स्टार्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर हमें अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लीगलाइज, अपोस्टाइल, या फिर जो भी होती है ट्रांसलेशन करवानी होती है, राइट? तो जरा इसका भी थोड़ा सा बता दीजिए कि इसमें क्या प्रोसेस होते हैं और कहाँ कहाँ से हमें करवाना पड़ता है सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन जो करवाते हैं, सबसे पहले आपने HAC हायर एजुकेशन कमीशन हम्म। पाकिस्तान से करवाना है। सही है। और इसके बाद आपने मूफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से आपने इसकी अटेस्टेशन करवानी है। ठीक है। और ये और फाइनल में आपने अपनी डिग्री, जो फाइनल डिग्री है उसकी अटेस्टेशन आपने रशियन कॉन्सुलेट से करवानी है। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है, ये डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए। तो ये जो ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं आप, क्या ये डेडिकेटेड ट्रांसलेटर्स होते हैं इनके अपने, या फिर आप किसी से भी करवा सकते हैं? मैंने तो अपनी किसी लीगलाइज इंस्टीट्यूट से करवाए थे, उनकी नमल यूनिवर्सिटी से मैंने करवाए थे अपने। जी। स्टूडेंट खुद भी करते हैं तो वो भी चल जाते हैं, लेकिन मैंने वहाँ से अपारा में ये करवाए थे तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किए थे। ट्रांसलेशन कराने के लिए पहले तो ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जब वो आपको ऑथराइज ट्रांसलेटर दे रहे होते हैं ना, तो आप वहां पर जाइए, जो कि रशियन कॉन्सुलेट या फिर इस्लामाबाद एम्बेसी जो होती है वो आपको दे रही होती है। और इसके बाद अगर आप वहां से नहीं करवाना चाहते, तो जो भी ट्रांसलेशन होती है
वो किसी भी आप ट्रांसलेटर से करा सकते हैं। प्लीज इस चीज का ख्याल किया जाए कि गूगल लेंस से ट्रांसलेट मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे करने से रिजेक्शन डायरेक्ट होती है, आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाते, फिर फर्दर प्रोसेस काफी डिले हो जाता है। और उसके साथ साथ ये है कि आप कहीं और से भी करा सकते हैं, लेकिन इट शुड बी ऑथराइज ट्रांसलेटर। मतलब ये है कि वो यस। ट्रांसलेटर का एक अपना जो है ऑफिशियल लेटर हेड होना चाहिए, और उसकी स्टैम्प होनी चाहिए जिस पर लिखा होता है ट्रू ट्रांसलेशन। तो ये इस चीज का जरूर ख्याल किया जाए, अपनी मर्जी से गूगल लेंस से मत कीजिएगा। और पैसे बचाने के लिए बस बहुत सारे बच्चे ही हरकत करते हैं। तो सर मुझे एक बात बताइए, आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में वैसे आपकी क्या जॉब थी? पाकिस्तान में मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, सेकेंडरी स्कूल टीचर हूँ, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई नाइस। स्कूल कन्नी लोरलाई में। मैं स्टडी लीव पे यहाँ पे रशिया में आया हूँ और यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। तो सर आपने भी स्टडी लीव कहा, तो स्टडी लीव मतलब क्या ये पेड होती है अनपेड होती है? स्टडी लीव के लिए पाकिस्तान में क्राइटेरिया होता है कि आपकी कितनी सर्विस है वहाँ पे। तो मेरे माशाल्लाह 8 साल सर्विस है, तो मैंने वो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी मुझे वो अपनी सैलरी भी दे रही है। क्योंकि देखें सबसे बड़ी चीज यही है कि जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर वही होता है कि आप थोड़े से ना अपने एंड से जो है वो बिल्कुल काम डाउन हो जाते हो, और जिस चीज पर आप फोकस कर रहे होते हो आपकी डायरेक्शन वहीं पर ही आपकी कंसंट्रेशन लग रही होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो हर बच्चे का ख्वाहिश होती है कि यार अपने पेरेंट्स को वो पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजे, क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, हर बच्चा चाहता है कि अपने माँ बाप पर कम से कम जो है बर्डन रखें। तो वैसे टॉम सिटी के अंदर बच्चे जो हैं अमूमन कितनी अमाउंट ऑफ रूबल्स कमा लेते हैं वैसे, बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स? पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे थॉमसन यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो वो तकरीबन 20,000 25,000 रुपये कमा सकता है। तो अगर आप बात करते हैं 20,000 25,000 रूबल्स की, तो 20,000 25 चलें 20,000 रूबल्स की अगर हम लेते हैं, तो इट सीम्स अ वेरी गुड सैलरी। 76,455 रुपीज बनती है। तो आई बिलीव के इट इज सफिशिएंट, और ऑफ कोर्स इन्होंने जैसे कहा कि 10,000 रूबल्स इज सफिशिएंट फॉर कवरिंग योर बेसिक नेसेसिटीज एंड विच इंक्लूड्स योर अकोमोडेशन एंड सारी चीजें। तो आप बहुत इजीली जो है यहाँ पर जो है कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो इतनी अमाउंट ऑफ ये लोग कमा तो लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अमूमन यहाँ पर किस किस्म की जॉब करते हैं? स्टूडेंट यहाँ पे अक्सर सुपर मार्केट्स जो होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो वहाँ पे इनको ये कमाने का जरिया है, उनके कमाने का जरिया। चलें, ये अच्छी बात है बिल्कुल। और उसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि ये लोग कुछ ऐसा करके कुछ ये इंडेक्स वगैरह भी चलाते हैं बच्चे यहाँ पर। जी, यंडेक्स चलाते हैं और यहाँ पे डिलीवरीज भी करते हैं। फूड डिलीवरीज जो होती है वो भी स्टूडेंट करवाते हैं यहाँ पे। तो इससे भी इनको बड़ी अमाउंट मिल जाती है। क्या टेम्परेचर वैसे यहाँ पर अमूमन नॉर्मल डेज में रहता है करंटली? नॉर्मल डेज में टेम्परेचर तो यहाँ पे 1 से लेकर 15-20 तक रहता है। तो जैसे कि इन्होंने थोड़ी सी देर पहले कहा था कि दो डिसएडवांटेज होते हैं यहाँ पर आने के। एक तो ये है कि लैंग्वेज बैरियर, तो मैंने आपका उसका जो है वो बता दिया है कि भाई आप अपनी जो है रशियन लैंग्वेज स्किल्स अच्छे करें। आप डुलिंगो से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो क्लास लेने में जो आपको नॉलेज अब्जॉर्ब होती है ना, ऐसे कहीं भी नहीं मिलती। देखो मैं खुद डुलिंगो कर रहा हूँ, 150 डेज से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन जो मैंने रशियन क्लासेस ली, ऑफ कोर्स जो लर्निंग मुझे वहां पर हुई, रशियन कल्चर सेंटर से ही मैंने ये सारी चीजें सीखी, तो मुझे पता है अच्छी तरीके से कि क्या है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप रशियन कल्चर सेंटर से अपने जितने भी लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स है जरूर लीजिए, क्योंकि उन्होंने अपना नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो जरूर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। इज इट ट्रू कि रशिया का स्टूडेंट वीजा मिलना बहुत मुश्किल है? नहीं, रशिया का स्टूडेंट वीज़ा मिलना आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है। जो स्टूडेंट जिन्होंने स्कॉलरशिप विन की है या वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल्ड है, तो उनको बड़ी आसानी से ये वीज़ा मिल जाता है और इनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। अच्छा, तो आपने वीजा अप्लाई कौन से कॉन्सुलेट से किया था, इस्लामाबाद से फिर कराची से? मैंने खुद कराची कौंसलेट से अप्लाई किया था और मेरा वीज़ा वहाँ से अप्रूव हुआ। आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि प्रोसेस कैसा गुजरा था आपका जब आप वीजा अप्लाई करने जा रहे थे?
वीज़ा अप्लाई के लिए तो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। हम्म। और उसके साथ साथ आपने आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक और है। आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। और सही है। इसके साथ HIV टेस्ट या फिजिकल फिटनेस टेस्ट और ट्रैवलिंग इंश्योरेंस करानी है। तो ये चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। क्या आपका कोई इंटरव्यू हुआ था वीजा जब आपने अप्लाई किया था तो? मेरा जी इंटरव्यू हुआ था और वो बड़ा सिंपल इंटरव्यू था जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे और उन्होंने चेक करने के बाद इसे अप्रूव कर लिया। तो ओवरऑल आप मुझे अपना बताइए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो इन्फ्लक्स है रशिया के अंदर, वो क्या ओवर द टाइम इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर वीजा फ्रेंडली पॉलिसीज? यस, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ये रशिया। और अगर हम टॉम्स्क की बात कर ले तो ये टॉम्स्क सिटी यहाँ पे वर्ल्ड टॉप 10 सिटीज़ में है। क्योंकि यहाँ पे एवरी 6 रेजिडेंट इज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो तो पूरी दुनिया से रशिया में स्टूडेंट आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताते चलूँ, वीजा अप्लाई करना बहुत ईजी है रशिया का। बैंक स्टेटमेंट भी कम है, आइल्स की जरूरत ही नहीं है आपको। और उसके साथ साथ जो है वीजा एक्सेप्टेंस इनको 100% है। आप सिंपल, अगर आप अपने प्रोसेस सही तरीके से करो, लीगल तरीके से, तो आपको जरा से भी मसला नहीं होगा। मैं खुद आपको बता रहा हूँ इस बारे में, ये सारा प्रोसेस मैंने क्लोजली नोट करा है और देखा भी है। अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो रशिया स्कॉलरशिप्स देता है स्टूडेंट्स को। और वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, वो पार्शियल फंडेड भी देते हैं। तो आई बिलीव इट्स अ गुड प्लेस। आप आखिर के अंदर क्या बताना चाहेंगे रशिया के बारे में? आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे वो बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं रशिया के अंदर? वो तमाम स्टूडेंट के लिए यही सजेशन है और यही एडवाइस है कि वो रशियन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और हम्म। रशिया में स्टडी के लिए आ जाएं। और अगर कोई स्टूडेंट रशियन स्कॉलरशिप को विन नहीं कर सकता तो वो सेल पे भी आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि रशिया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज नॉट मच एक्सपेंसिव। इन्होंने बिल्कुल 100% सही कहा। अगर मैं बात करूं यूरोपियन यूनियन की, इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ऑनेस्टली। और ये है कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी तरीके से नहीं मिलती वहां पर। लेकिन अगर आप बात करें रशिया की, इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि कंप्यूटर साइंस की सब फील्ड है। इसके अंदर मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आ रहे होते हैं। और उसके साथ साथ ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज और इंजीनियरिंग के बड़ी तादाद के अंदर बच्चे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये लोग आपको वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कि वेस्टर्न यूरोप आपसे तकरीबन 7-8 हज़ार यूरोज चार्ज करके लेता है। यूरो रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से उनकी प्राइस बढ़ी जा रही है। अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं बहुत ही कम बजट में, तो रशिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको वीजा के चांसेस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट कम है। और यहाँ पर स्टूडेंट फ्रेंडली इनकी कुछ पॉलिसीज हैं। रशियन लैंग्वेज जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको पढ़ाई जाएगी। आई बिलीव आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। अगर आप जो है रशियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस ईमेल के ऊपर, इस नंबर के ऊपर आप रीच कर सकते हैं, ताकि आप जो है अपनी स्लॉट एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल जो है वो बुक करा सकें। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इमरान साहब आपका। और ये है कि हम मजीद फ्यूचर में भी इनके साथ जो है ना कोलैब करते रहेंगे, और इनसे जो है डिटेल्ड वर्जन के ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। प्लीज कमेंट्स में शेयर कीजिए अपना फीडबैक। चलें, थैंक यू सो मच इमरान साहब आपका। तो दोस्तों, एक नई वीडियो में थैंक फिर यू। से मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो बने आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाए। फिर मैं मिलूंगा एक और एक नई वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।